देखिए, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लाया गया था, तो ये ब्रिटेन से लाया गया था। ठीक है, ये कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से। और हमारे संविधान में राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो 52 से लेकर 61 तक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आज हम बात करेंगे 52, 53 और 54 आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, और तो आर्टिकल 52 में क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो औपचारिक प्रधान है, यानी कि ये नाम मात्र का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम मात्र का मतलब, तो इसका मतलब होता है कि देखिए, जो हमारा देश है उसमें दो तरह के प्रधान होते हैं। एक तो होता है औपचारिक प्रधान और दूसरा होता है मुख्य प्रधान। तो हम अगर बात करें कि मुख्य प्रधान क्या होता है और ये कौन होते हैं, तो मुख्य प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो देश से चलाते हैं। और लेकिन जो औपचारिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्यों राष्ट्रपति होता है? क्योंकि अगर कोई भी विधेयक पास होता है उसके लिए तो मंत्रिमंडल निर्णय लेती है, लेकिन उसमें जो अंतिम हस्ताक्षर है वो राष्ट्रपति का ज़रूरी होता है। अगर जब तक राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो विधेयक पारित नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है? दूसरा है कि राष्ट्रपति हमारे क्या हैं? राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष के मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष है। ठीक है, और एक बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करे कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। ठीक है, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 53 क्या होता है। 53 क्या होता है? तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में कि वो कार्यपालिका प्रधान होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यपालिका प्रधान क्यों होता है। देखिए, उसमें छूट गया, कार्यपालिका प्रधान क्या होता है। तो देखिए, अभी हम आपको बताएं ना कि कोई भी विधेयक अगर संसद में आती है, कोई भी बिल अगर संसद में आती है, तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हुए जाती है। और दोनों को जब उसमें सहमति बन जाती है तो फिर उसमें हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं। और ये क्या होता है? अनिवार्य होता है। तब जाकर वो विधेयक पास होता है और फिर वो एक्ट से, अधिनियम से वो कानून बन जाता है। ठीक है, अगर इनका हस्ताक्षर नहीं लिया गया तो वो विधेयक ही रह जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई भी विधेयक पास होती है तो उसमें अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति की ही होती है, या फिर किसी भी तरह का जो कोई विधेयक हो। ठीक है, विधेयक यानी कि बिल, है ना। अब आगे हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 54 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है। तो देखिए, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव जिस प्रकार होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ना उनका मनोनयन होता है, ना चुनाव होता है, उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है ये भी जानेंगे। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या होता है। ठीक है, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि ये सब क्या होता है। उसके बाद किनके द्वारा होता है? तो ये निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल क्या होता है हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे कि निर्वाचन मंडल क्या होता है। ठीक है, तो आप बस इतना आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और किनके द्वारा होता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए कि निर्वाचन मंडल क्या होता है। जो भी सदस्य है सो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हीं के ग्रुप को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से सदस्य होते हैं जो निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं? तो देखिए, जो देश के लिए कानून है संसद बनाती है, और राज्य के लिए कानून है सो विधानमंडल बनाती है। ठीक है, देखिए, संसद में दो कमरे होते हैं, जैसे कि एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, और यहाँ के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक है, और मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी प्रकार हर राज्य में विधानमंडल होती है। ठीक है, तो विधानमंडल में वहाँ पर भी दो कमरे जैसे होते हैं। एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है,
तो देखिए विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होती है, ठीक है। विधानसभा हर राज्यों में होती है और विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होती है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। और विधान परिषद पहले 6 राज्यों में थी, लेकिन अब ये सिर्फ 7 राज्यों में थी, लेकिन अब ये सिर्फ 6 राज्यों में है। क्योंकि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर जो तेलंगाना राज्य है उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से विधान परिषद को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से अब सिर्फ विधान परिषद 6 राज्यों में बची हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। एक होता है कि लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं जिन्हें सांसद कहा जाता है, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, देखिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विधान परिषद के सदस्य आखिर क्यों नहीं भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं भाग लेते हैं क्योंकि जो विधान परिषद है वो हर राज्यों में नहीं है। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर ये विधान परिषद हर राज्यों में होती तब हो सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग ले सकती थी, लेकिन चूंकि विधान परिषद अभी सिर्फ 6 राज्यों में है इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेती है। दूसरा होता है कि एंग्लो इंडियंस भी भाग नहीं लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंग्लो इंडियंस आखिर कौन होते हैं, ठीक है। देखिए एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, जब हमारा देश गुलाम हुआ था, है ना, हमारे ऊपर जितने भी देशों ने शासन किया है वो सब के सब यूरोपियन थे, जैसे कि पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क, स्वीडन, ये सारे के सारे यूरोपियन थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एंग्लो इंडियंस कौन होते थे, तो माता या पिता में से कोई एक यूरोपियंस और माता या पिता में से कोई एक भारतीय, ठीक है। इन्हीं दोनों की संतानें हैं सो एंग्लो इंडियंस कहलाती थी। कैसे? क्योंकि वो जब हमारे यहाँ पर शासन करने आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शादियाँ की, उसके बाद उन्हीं के जो संतानें हुई वही एंग्लो इंडियंस कहलाए। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद से सारे यूरोपियंस तो चले गए, लेकिन जो उनकी संतानें थी जो भी यहाँ पर रह गई उनको है सो यहाँ के लोग उतना मतलब अच्छे नहीं मानते थे, क्योंकि इन्हीं के माता या पिता में से कोई एक हम पर अत्याचार किए हुए थे। तो इसीलिए चूँकि इनकी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए कहीं ये पीछे ना रह जाए, है ना, इसीलिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, है ना, और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, ठीक है। ये मनोनीत शायद राज्यपाल के द्वारा किया जाता था और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। हालांकि अब ये प्रावधान हटा दिया गया है ना, क्योंकि अब एंग्लो इंडियंस उतने बचे नहीं हैं। क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि देखिए ये जो एंग्लो इंडियंस है ये तो एंग्लो इंडियंस कहलाए कि माता या पिता में से कोई एक यूरोपियंस होगा और एक भारतीय, लेकिन अब ये जहाँ भी शादी करेंगे इनकी जो संतानें होगी वो एंग्लो इंडियंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब ये प्रावधान हटा दिया गया है 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का, ठीक है। इसके तो ये है सो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा में है सो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल आदि में निपुण होते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब ये भी ऐसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो फिर ये मनोनीत सदस्य क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो इसका जवाब है कि चूँकि हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो मतलब एक ही बार उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं या फिर बार बार खड़े हो सकते हैं। क्या एक राष्ट्रपति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है या असीमित तरीके से मतलब बन सकते हैं? तो हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है कि ये एक ही बार बनेंगे, वो बार बार कितनी भी बार हमारे राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति बन सकता है। तो चूँकि अगर जिस राष्ट्रपति ने इनको मनोनीत किया है अगर दोबारा वो भी खड़े हो जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में, तो कहीं ये जो लोग हैं, ये जो सदस्य हैं, कहीं उन्हीं को अपना मतदान ना दे दें, क्योंकि
उन्हीं ने इनको मनोनीत किया था, इसलिए ये प्रावधान को ही हटा दिया गया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग मतलब सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री जो है क्या वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में? हाँ, भाग लेंगे। अमूमन क्या होता है, सामान्यतः जो है मुख्यमंत्री वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं तो फिर वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि बिहार के जो नीतीश गडकरी हैं वो विधान परिषद के सदस्य थे, इसीलिए चूँकि वो विधान परिषद के सदस्य थे, इसीलिए वो है सो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे क्या केंद्र शासित प्रदेश जो होती है क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका जवाब है हाँ, भाग लेती है। क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा है, इसीलिए इनके जो सदस्य होंगे ये भी है सो भाग लेंगे किनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई कि निर्वाचन मंडल क्या होता है, संसद विधानमंडल में से कौन कौन लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, और कौन कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, और एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अभी हम लोग जाने हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, तो कारण क्या था कि कारण यही था कि जो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, तो अगर वही फिर से पद पर राष्ट्रपति के चुनाव में फिर से खड़े हो जाते हैं तो कहीं यही सदस्य फिर उन्हीं को मनोनीत ना करते, इसलिए वो मनोनीत नहीं करते, मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं, एमएलए और एमपी भाग लेते हैं। ठीक है, सांसद भाग लेते हैं। कहाँ के सांसद भाग लेते हैं, तो जो संसद होता है वहाँ के सांसद भाग लेते हैं, और जो विधानमंडल होता है वहाँ के एमपी भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है, आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। किस प्रकार से होता है, आनुपातिक प्रणाली से। देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग जब वोट डालते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है जिसमें एमएलए या एमपी भाग लेते हैं। आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है जिसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जब वोट डालते हैं या फिर कोई भी जिसका 18 साल हो जाता है तो वो वोट डालने के लिए जाता है, तो वो केवल एक इंसान को वोट डालता है, मतलब एक उम्मीदवार को अपना चुनता है, लीडर चुनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, हम वोट तो डालते हैं लेकिन सबको डालते हैं। ठीक है, सभी उम्मीदवार को डालते हैं, लेकिन किस तरह से डालते हैं, अनुपात में डालते हैं कि हम अपनी पहली प्राथमिकता किसे देते हैं, दूसरी प्राथमिकता किसे देते हैं, तीसरी प्राथमिकता किसे देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे हम लोग अनुपात में देते हैं, सबको वोट डालते हैं, बस अनुपात में डालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि A, B, C ये उम्मीदवार है, आप आगे और भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 3 ही लिए, तो 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो इसमें भाग लेंगे। मान लेते हैं एमएलए और एमपी वोट डालते हैं, तो मान लेते हैं हम हैं। ठीक है, हम ही एमपी है या फिर एमएलए है। ठीक है, तो अगर हम वोट डालते हैं तो हम, मेरे अनुसार लगता है कि नहीं, पहले इस बी नंबर जो है उससे ही मतलब राष्ट्रपति बनना चाहिए। ठीक है, तो मेरी पहली प्राथमिकता हो गई बी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, सो सी भी अच्छा है, हम अपनी दूसरी प्राथमिकता सी को दे दिए और अपनी तीसरी प्राथमिकता है सो ए को दे दिए। ठीक है, ऐसे करके सभी एमएलए और एमपी है सो क्या कहते हैं, वोट डालेंगे। ठीक है, इसके बाद जब वोट सब लोग डाल देंगे उसके बाद से फिर इस गणना की जाएगी। तो किस प्रकार से गणना की जाएगी, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो देखिए इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि प्राथमिकता पहले किसको मिला है। जैसे कि ए को पहली प्राथमिकता कितना मिला है, बी को कितनी मिली है और सी को कितनी मिली है। तो इस तरह से हम लोग देखते जाते हैं। पहले हम लोग 1 को गिनते हैं। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और एक 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बी में देखते हैं कि बी को पहली प्राथमिकता कितनी मिली है। ठीक है, तो देखते हैं 1 है, 2 है और 3 है, मतलब 1 को गिनिए तो ये भी 3 हो गया। सी को देखते हैं, सी को एक भी नहीं है तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अब बराबर मत हो गया है, तो अब क्या किया जाए, तो ये हो गया प्रथम चरण की मतगणना। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें कोई भी नहीं जीता है क्योंकि जो यहाँ पर है सो मतगणना हुई तो दोनों का जो है बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इनका जो भी है
इनका जो है जो सी है वो बाहर हो गया और इसका जितनी भी मतदान है ये दोनों में बांट देंगे, ठीक है, बांट देंगे। उसके बाद फिर से दूसरे चरण की मतगणना की जाएगी। तो दूसरे चरण में हम लोग देखेंगे कि द्वितीय प्राथमिकता पहले ए को मिला या बी को मिला है, ऐसे करके हम लोग देखते जाएंगे। तो पहले हम लोग 2 को देखते हैं, ए में कितना 2 है, 2 यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब बी को कितना मिला है, सी को इस बार नहीं गिनेंगे, ठीक है, बी को सिर्फ गिनेंगे। 1 है 2 है, मतलब दूसरे ना मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं सो दूसरी प्राथमिकता है सो बी को ज़्यादा मिली है। तो देखिए बी को ज़्यादा मिली है तो अब इसमें है सो बी है सो जीत जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहली प्राथमिकता में ही मतलब चुनाव का निर्णय आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि द्वितीय चरण की मतगणना किन के टाइम में की गई थी, तो वीवी गिरी के टाइम पे द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ओके।